खबर है मैं खुशामदीद, मेरे साथ आरमीद बड़ी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। दो इंतहाई नामवर मैशदान हमारे साथ हैं, जनाब मोहतरम डॉक्टर इकराम उल हक साहब और डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। कुछ खबरें और फिर मैं बराह रास्त उनकी तरफ से जाऊँगा और फिर मेरे पैनलिस्ट भी उनसे सवाल करेंगे। पाकिस्तान की मैशत को आने वाले दिनों में कौन से चैलेंजेस दरपेश है, आखिर कब तक पाकिस्तान IMF के पास जाता रहेगा, और फिर टैक्स कल्चर के फ़रोग के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए और क्यों नहीं किए जा रहे। IT सेक्टर इंडिया में 160 बिलियन तक कमा लेते हैं, हम क्यों नहीं कमा लेते। डॉक्टर इकराम साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, दो फिगर्स कोट करता हूँ। मैं आपके पहले 2-3 चीज़ें देख रहा था कि बांग्लादेश जैसा मुल्क जो उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $42 बिलियन है, और इंडिया को मैंने देखा तो 593 था एज ऑफ 24 जून, और उसके गोल्ड रिजर्व जो है वो $40 बिलियन के थे। तो जब आपके पास पैसे नहीं होते तो ना आपकी खारजा पॉलिसी, ये कहाँ गलत हुए, ये बर्बादी किसने की कि हम कासा लेके गली गली घूम रहे हैं, ना अपनी खारजा पॉलिसी बना सकते हैं, ना दाखिला, ना माशी। डॉक्टर इकराम उल हक साहब। काजी साहब, ये कहानी तो बहुत पुरानी है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान में कभी भी हम एक पायदार जो है वो माशी तरक्की नहीं कर सके हैं, और उसकी वजह हम सब जानते हैं कि यहाँ पे बहुत से सालों में तो हमने कोई भी कोशिश ही नहीं की कि हम उस तरह की फंडामेंटल रिफॉर्म्स करें जिससे हम कम अज़ कम अपने ज़र मुबादला के ज़खायर ही बढ़ा सकें। हम तो एक इनवर्ड लुकिंग इकॉनमी रहे, जो 80 से 90% हमारा दारोमदार जो था वो इसी बात पे रहा कि हम इंपोर्ट्स करें और उससे ही अपना काम चलाएं। ना कभी हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, ना कभी हमने एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ किया। बेसिकली हम एक कंज्यूमर सोसाइटी ही रहे। और फिर आपने देखा कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर का सेक्टर था वो भी, चूँकि वहाँ कोई ऐसी हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस नहीं की, बल्कि ज़्यादातर वहाँ पे भी लैंड रिफॉर्म्स ना होने की वजह से और बहुत सी जो है वहाँ इनएफिशिएंसीज होने की वजह से हम तो अब अपनी खुराक और की ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एनर्जी का क्राइसिस है, इसमें भी आप मिसमैनेजमेंट, करप्शन, हर तरह की चीज़ें हमें वाज़ेह नज़र आती हैं। तो इन चीज़ों की वजह से हम ना तो वो मुकाम हासिल कर सके हैं जो हमें करना चाहिए था। बड़े अफसोस की बात होती है कि 220 मिलियन से भी ज़्यादा की आबादी का मुल्क जो कि एक न्यूक्लियर पावर भी है, उसकी ये माशी हालत हो कि उसे हर वक्त एक यहाँ से वहाँ, कहाँ से नहीं बल्कि मांगना पड़ता है। और अब तो देने वाले भी तंग आ चुके हैं और वो कहते हैं कि जी आप जब तक ये काम नहीं करेंगे आपको कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। तो ये ज़ाहिर है कि आपने पूछा ये मामला कहाँ ख़राब हुआ, ये तो हर आपने देखा सिविल और मिलिट्री हुकूमतों का यही वतीरा रहा कि उन्होंने कभी भी अपने वसाइल के ज़रिए पाकिस्तान को खुद कफील बनाने की कभी कोशिश ही नहीं की है। हमेशा हमारा दारोमदार उन कर्ज़ों पे रहा जिससे ना तो हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके, ना कोई प्रोडक्टिव एसेट्स बना सके, और बस हमारा यही था कि ये कर्ज़े लें। और ज़ाहिर है वो प्रोजेक्ट्स भी आपने देखा कि किस तरह की उसमें करप्शंस और क्या क्या कहानियाँ निकली हैं। तो ये सारे मामला को आप मजमूई तौर पर देखें तो पाकिस्तान की मईशत तो दरअसल एक पैरासाइटिकल जो है वो एक कहानी बयान करती है जिस पे दारोमदार बस दूसरों पे और यहाँ अंदर लूट कसूट का और जो है वो आवाम को तंग करने का और आवाम को गुर्बत में रखने का और अपनी जो याशियाँ थी उसको जारी रखने के लिए हमने लोन दिए, और यही हमारा काम आज भी है और हम किसी तरह भी सुधरने को तैयार नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खौफनाक बात की कि कभी हमारे हुकूमतों ने मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश ही नहीं की, जबकि इस दौरान तमाम सियासी जमातें आईं, डिक्टेटर आए। तो सज़ा तो महंगाई की, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट ना होने की, ज़ेर कम होने की आवाम को मिल रही है। तो फिर असल मुल्ज़म कौन है पाकिस्तान को इन हालात में लाने का? ज़ाहिर है भट्टी साहब जो शराफिया थी उसने कभी ये नहीं सोचा कि हम कम से कम एक ऐसी पायदार मईशत बनाएं जिसका दारोमदार जो है हमारे अपने वसाइल पर। आपने देखा कि बहुत से हमारे वसाइल ऐसे पड़े हुए हैं, चाहे वो आबी हों चाहे वो मादनी हों, जिनको कभी हमने इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। और जो हमारे इंसानी वसाइल थे उनको आपने देखा फ्यूडल माशरों में तो तालीम के हक़ से भी महरूम रखा गया, किसी को तो भी उन्होंने फ़नी तालीम नहीं दी। हमारा ह्यूमन कैपिटल भी दुनिया में कमज़ोर तरीन में शुमार होता है, और फिर हमारे जितने भी कुदरती वसाइल हैं उनको भी हमने बरूए कार नहीं लेकर आए। बस ये था कि बाहर से मांगे तांगे का गुजारा किया जाए और अपने वसाइल के ऊपर भी बिल्कुल ही इंहिसार ना किया जाए।
और बहुत से ममालिक जो आप देख लीजिए कि हमसे बाद में चाइना आज़ाद हुआ, आज चाइना जो है दुनिया की बड़ी दूसरी मईशत में उसका शुमार होता है और चीनियों ने किस अंदाज में अपनी मईशत को और अपनी उसको आगे बढ़ाया है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फ़ौरन हाज़िर होते हैं। बड़ी अहम गुफ्तगू हो रही है, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मलिक साहब, आप डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब से कुछ बात पूछना चाह रहे थे। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ महंगाई की बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में बहुत कम है। तो जबकि इवन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत देखें, उनकी वैल्यू डॉलर में ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है? ये क्या फिनोमेना और किस तरह हम इससे जान छुड़ा सकते हैं? जी, अच्छा सवाल है। देखिए, दो जवाब बनते हैं। पहला तो ये, इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि करेंसी लाइक अ कमोडिटी। किसी भी मुल्क की जो करेंसी है वो आप समझिए कि अनाज के बराबर है, गंदम कह लें, उसको आप कोई फ्रूट कह लें, और वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। यानी कि जो हमारी इंपोर्ट्स हो रही हैं वो डॉलर की पाकिस्तान के अंदर डिमांड है, और जो हमारी एक्सपोर्ट हो रही हैं वो हमारी डॉलर की वो आप समझिए कि सप्लाई हो रही है। अब एक्सपोर्ट करते हैं हम 30-31 अरब की, और इंपोर्ट हमने कर डाली है 75 अरब की। तो इसका मतलब है कि सप्लाई जो है डॉलर्स की पाकिस्तान के अंदर वो बहुत कम है और डिमांड बेतहाशा ज्यादा है। तो नेचुरली जब डिमांड बेतहाशा ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो फिर हमारे रुपए की कीमत जो है वो इतनी तेजी से गिरेगी जितनी तेजी से गिरती हुई हमने देखी। लेकिन एक दूसरा आलमी फिनोमेना आ रहा है पिछले कोई 2 या 3 हफ्तों से। जिस तरह अमेरिका में जो वहाँ पे शरह सूद है वो बढ़ाई जा रही है, तो डॉलर जो है वो दुनिया की हर करेंसी के सामने चढ़ रहा है। वो जापानीज येन के सामने चढ़ा है, वो चाइनीज करेंसी के सामने चढ़ा है, वो यूरो के सामने चढ़ा है, वो सभी करेंसीज के सामने चढ़ा है। एक बहुत है तरक्की पजीर ममालिक हैं पाकिस्तान के जैसे, जो कि तेल इंपोर्ट करते हैं, कोयला इंपोर्ट करते हैं, जो LNG इंपोर्ट करते हैं। उसमें हुआ यह है कि कोयले की कीमत तकरीबन 5 गुना बढ़ गई। कोई $50 का टन कोयला हम इंपोर्ट करते थे, आज वो $200-250 पे पहुंच गया है। जो LNG हम $4-5 की इंपोर्ट करते थे वो आज $40 और $41 पे पहुंच गई है, 10 गुना बढ़ गई है। इसी तरह पेट्रोल और डीजल जो है वो तकरीबन 2 गुना बढ़ गया है। लेकिन जो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कॉटन रिलेटेड हैं, उसमें बेड लिनन है, उसमें ज़्यादातर टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कीमत इतनी खास नहीं बढ़ी। तो उससे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमारी एक्सपोर्ट की जो हमें आमदन आ रही है वो कम है, और जो हमारी ज़रूरी इंपोर्ट्स है जिसमें कोयला है, जिसमें पेट्रोल है, जिसमें नेचुरल गैस है, उनकी कीमत 5-5, 6-6, 10-10 गुना बढ़ गई। तो ये प्रॉब्लम न सिर्फ पाकिस्तान के साथ आ रहा है बल्कि दुनिया की बेतहाशा बहुत सारी, कोई 125 ममालिक के मुतालिक कहा जा रहा है कि उनके पास इस किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अच्छा, मैं एक सवाल इजाज़त है, मैं डॉक्टर इकराम उल हक साहब, मैं अभी देख रहा था, एक स्टडी थी किसी इंडिपेंडेंट बॉडी की कि अगर गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि चाइना में इन्फ्लेशन बड़ी कंट्रोल्ड है पिछले 70 साल से, और उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि जो सेहत इलाज और जो ट्रांसपोर्ट है और जो ये बेसिक हैं जो सहूलियात दरकार, वो एक तो वो बड़ा हिस्सा रियासत उसको मुहैया करती है, और फिर वो रेगुलेट भी करती है, फेडरल गवर्नमेंट सूबों को कहती है कि नज़र रखें इस पे। तो फिर क्या ये जो मार्केट इकॉनमी का मॉडल था कि जिसमें हर चीज़ आप मार्केट पे छोड़ दें, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि अमेरिका में भी तो 40% यानी महंगाई है और कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, लोग इवन बिलबिला रहे हैं, यूके में हड़तालें हो रही हैं, डू यू थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद द मॉडल एज वेल? डॉक्टर साहब, इकराम उल हक साहब। ये जाहिर है कैपिटलिज्म के ये अंदर ये मसले तो रहते हैं कि वहाँ पे जब आप चीज़ें मार्केट पे छोड़ते हैं और जैसे ही चीज़ों की तलब में इजाफा होता है तो उस वक़्त ख़ुद भी कीमतों के ऊपर जाने का जो जहान जो होता है वो सिस्टम के अंदर इनबिल्ट होता है। और जाहिर है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी के एलिमेंट्स होते हैं, अगर उनकी इनपुट्स बढ़ जाती हैं तो वो नेचुरली कहते हैं कि जी चूँकि हमारी कॉस्ट भी बढ़ गई है तो हमें ये चीज़ अब इस प्राइस पे बेचनी है। ये फिनोमेना जो है आज आपने देखा होगा कि रिपीट करता रहता है अपने आप को, ये रिकरेंट पैटर्न होता है इस मॉडल के अंदर। मगर जिसकी मुल्क की आपने मिसाल दी, वहाँ एक कंट्रोल्ड इकॉनमी का मॉडल है,
वो चीज़ों की रसद को और उसकी तलब को वो कंट्रोल ख़ुद करती है रियासत। तो वहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सी ये जो बुनियादी सहूलतें हैं ये लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब वहाँ पे स्कूलों की जो कुछ उन्होंने प्राइवेट निजी सेक्टर में थे उसको दोबारा नेशनलाइज कर लिया, क्योंकि वहाँ हुकूमत नहीं चाहती कि उनके लोगों के ऊपर बेजा बोझ जो है वो इन चीज़ों का पड़े। और मगर जब हम देखते हैं कि उन ममालिक में जहाँ ये नारे लगाए गए कि आप न्यू लिबरल इकनॉमिक मॉडल को लिया जाए, वहाँ पे ये हम अब बार बार देखते हैं कि जो मार्केट की परफेक्शंस की बात थी कि चीज़ें अपनी जो हैं वो ख़ुद ब खुद कीमतें मुतय्यन कर लेंगी अगर हम उन्हें खुला छोड़ दें, तो वो अब कुछ कामयाब होता इतना नज़र तो नहीं आता, क्योंकि इस वक्त 2008 के इकनॉमिक मेल्टडाउन के बाद फिर कोई ना कोई साइकिल जो है हम देखते हैं कि वो दोबारा उस तरह का आ जाता है। जैसे अब आपने देखा कि रूस के साथ जो जंग हो रही है उसके लिहाज से भी एकदम से बहुत सी सप्लाई लाइन डिस्टर्ब हुई हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट के जो अपने डायनामिक्स हैं उसके अंदर फिर चीज़ों की कीमतों का कंट्रोल होना, अब 123 के ऊपर ब्रेंट था ऑयल का, आज 101 पे आया, फिर हो सकता है ये नीचे आता है, ये ऊपर जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं जब हम मार्केट पे छोड़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार भी होती हैं। तो डॉक्टर साहब क्यों हम मार्केटों पे छोड़ते हैं? इसकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी ऐसी क्यों नहीं बनाते जिसकी आम शहरी को अब डॉलर एकदम शूट करता है और बेपनाह चला जाता है? हालात ये है कि फ्यूल में 2 माह में आप 110 रुपये तकरीबन इजाफा कर देते हैं। ये कब तक इस तरह लोगों को तो घुटन से मर जाएंगे। क्या हुकूमत इससे बिल्कुल लाइलम है? जी, हुकूमतें जो हमारी तरह की हैं वो तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि किसी किस्म के जो हैं वो रेनी डेज़ के लिए रिज़र्व्स नहीं बनाती हैं। आपने देखा कि कोविड के ज़माने में इवन अमेरिका में जो लोगों ने टैक्स दिया था फिर उनके बदले में उनको बहुत से जो थे घर बैठकर भी पैसे मिले। हमारे यहाँ ये है कि टैक्स भी लेते जाएं, अपने अखराजात भी कम ना करें और इन हालात में लोगों की कोई किसी किस्म की जो है वो मदद भी ना करें। हमारी रियासत तो मैं इसको जैसे कह रहा था ये तो प्रीडेटरी किस्म की रियासत है। ये पूरे स्टेट का मॉडल ही जो है वो ऐसा है कि जो सिर्फ वहाँ पे चंद अशराफिया के लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने का आप तेल महंगा हो जाए, कितने की गैस महंगी, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है अपने पल्ले से तो खर्च नहीं करना है। अब आप देख लीजिए सारे पार्लियामेंटेरियंस को देख लीजिए और बड़े बड़े जो हमारे मराज याफ्ता तबकात हैं उनको तो घर बैठे ये चीज़ें मिल जाती हैं, उन्हें आम आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वहाँ जहाँ पे इवन कैपिटलिज्म भी है इन चीज़ों का ख्याल रखा है। देखो हम तो क्रोनी कैपिटलिज्म में रहते हैं, यहाँ तो लूट मार का निज़ाम है, यहाँ तो मार धाड़ का वो भी करने वाले जो है वो खास तबकात। दुरुस्त फरमाया, मगर डॉक्टर फरम मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मुझे आपका आर्टिकल जेन में आ गया कि अपना कर्ज़ों के बाद पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है वो IPPs की पेमेंट है, कर्ज़ा है 2500 अरब रुपया। तो आप बताएं ये जो हम पे एटम बम मारा गया है जिसमें सारी हुकूमतें शामिल हैं, ये इससे किस तरह जान छुड़ा सकते हैं? 2500 अरब रुपए की यानी आपकी मुराद है जो मुआहदे किए हमने 94 से बिजली का, ये जो इतनी महंगी बिजली है और इतना कर्जा है, क्या पाकिस्तान इसको सामने रखते माशी तौर पे कभी आसूदा हो सकता है? डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब बिल्कुल सही नुक्ता उठाया आपने। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का मैं समझता हूँ अगर सबसे बड़ा चैलेंज आप उसकी निशानदेही करनी चाहते हैं तो वो पावर का सेक्टर। अच्छा, पहले वो महंगाई की आप बात कर रहे थे, उसके देखिए एक तो जो आलमी इशारिया है, जो आलमी इनपुट है, तेल की कीमत पे पाकिस्तान हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं, कोयले की कीमत के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, तो जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उसके ऊपर तो हुकूमतें पाकिस्तान में जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाती। अब आप पावर की बात कर रहे हैं, देखिए कुछ हमारे यहाँ कार्टेल्स बन गए हैं और वो कार्टेल्स बड़े ही मजबूत कार्टेल्स हैं और उनकी वजह से भी महंगाई कम नहीं हो पाती। आपने बिजली की तरफ इशारा किया, इसी तरह चीनी का भी कार्टेल है, खाद का भी कार्टेल बना हुआ है, अभी ऑटोमोबाइल जो कारें बनाने वाले हैं उन्होंने भी कार्टेल बना रखा है। आप अंदाजा कीजिए कि वो सिविक 50 और 55 लाख रुपए की बेच रहे हैं जो 10-15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है और उससे आधी कीमत से उससे बेहतरीन टेक्नोलॉजी हम जापान से डायरेक्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, पावर वाला इशू बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि सारी की सारी मईशत की जो बिल्डिंग आपने बनानी है उसकी बुनियाद पावर सेक्टर है। अब बिजली का जो आपने नुक्ता उठाया उसमें 3 बड़ी प्रॉब्लम। एक तो आपने भी शायद उसका जिक्र किया कि महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे, इसमें कोई शक नहीं, महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे और उसके नतीजे में इस वक्त मेरा तखमीना यह है कि 200 से 250 अरब रुपया सालाना इजाफी
हमें देना पड़ता है पाकिस्तानी सार्फिन को, चाहे वो घरेलू सार्फिन हो या वो सनती सार्फिन हो, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट हमने महंगी बिजली के किए थे। उससे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि तकरीबन 26% बिजली जो है वो चोरी हो जाती है। उसका नुकसान कोई 350 से 400 अरब रुपए का है। उसके ऊपर कोई भी हुकूमत जो है ना तो कोई कदम उठा रही है, ना उसको कंट्रोल कर पाती है। तो पहला बड़ा इशू ये है कि महंगे कॉन्ट्रैक्ट किए। दूसरा बड़ा इशू ये है कि 400 अरब रुपए की तकरीबन बिजली जो है इस मुल्क में चोरी हो जाती है, और उसके बिल फिर उन लोगों पे आ जाते हैं जो कि चोरी नहीं करते। और तीसरा बड़ा इशू ये है कि वापदा जब 100 रुपए का बिल भेजती है तो उसकी वसूली 90 रुपए से ऊपर नहीं जा रही, यानी कि वहां पे 100 से 150 अरब रुपए का सालाना नुकसान वहां हो जाता है। तो आप समझिए कि ये बिजली के शोबे के अंदर लगभग 800-900 अरब रुपए का सालाना हुकूमत पाकिस्तान नुकसान कर रही है, और 3 वजूहात मैंने आपके सामने रखी। अच्छा डॉक्टर इकराम साहब, मैं 2 रिपोर्ट्स का आपको हवाला दे रहा हूँ। एक राना भगवान दास साहब की रिपोर्ट थी जो सुप्रीम कोर्ट में चौधरी क्या नाम है चौधरी साहब जो हमारे, उन्होंने करवाई थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हवाले से। दूसरी रिपोर्ट एक और अबू बकर खुदाबख्श साहब हैं, बड़ी आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट्स थी भगवान दास साहब की भी। और ये तो कहते थे ये रेगुलेटरी बॉडीज बंद कर दें, और वो कहते थे कि जो आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो इंपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे जो आपके सेक्रेटरी ऑयल हैं वो साल में 3 दफ़ा भी नहीं गए, वो खुद ही मंगाते हैं, खुद ही कीमतें बढ़ा। तो ये क्या किधर गए रेगुलेटर, ये किधर गया मफरूज़ा कि जनाब ये तो प्राइवेटाइज कर दिया बट इनको वॉच डॉग रखे हैं। तो ये सारा फेल नहीं हो गया सिलसिला डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये जो रिपोर्ट थी इसने और दोनों रिपोर्टर ने वाज़े किया कि हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर असल जो पैसा था वो तो ऑयल कंपनीज के पास ही और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ही गया, और जाहिर है कि इसका फिर जो इजाफी बोझ था वो हुकूमत ने भी उसको जो था अपने लिए भी एक बहुत बड़ा मुनाफा बख्श कारोबार ही समझा, मैं तो समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर बेजा टैक्सेस लगा कर सारे का सारा जो था अपना फिस्कल डेफिसिट वहाँ से मीट करने की कोशिश की। और ये अब भी सिलसिला चलता रहता है कि आप पेट्रोलियम लेवी लगा देते हैं। पहले पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी नाम था, पेट्रोलियम लेवी है। क्या उस लेवी के ज़रिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया? कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों को मैसर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर आपने देखा कि उसके ऊपर पहले तो 17% हमारा स्टैंडर्ड सेल टैक्स था, मगर पिछले कई ज़मानों में हमने देखा कि 40 से 50% भी उसकी शरह बढ़ाई गई। तो तेल की कीमतें जब दुनिया में कम होती थी तो उस वक़्त पाकिस्तान में भी ऑयल कंपनियाँ भी जो हैं वो तो अपना मुनाफा लेती थी। हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस तरह के टैक्सेस लगाकर उसकी कीमत को ऊपर रखा और उसका फ़ायदा आम आवाम को नहीं हुआ। और देखिए ये जो चीज़ें थी कि हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो टैक्सों के बदले में फिर हमें जो है वो बुनियादी सहूलतें भी दे, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट भी शामिल है, मगर वो उनको तो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है और वो समझते हैं कि लोगों को ये सारी चीज़ें ऐड दे रहे हो। तो हम ज़ाहिर है टैक्सेस अब इनएफिशिएंट गवर्नमेंट्स को तो फंड करने के लिए नहीं देते ना, ज़ाहिर है आप पब्लिक गुड्स तो फिर उनको भी डिलीवर करनी चाहिए। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि पाकिस्तान की वाहिद रियासत है जहाँ ना तो कैपिटलिज्म का मॉडल चला और ज़ाहिर है ना जब नेशनलाइजेशन हुई तो उस वक्त भी बुरा ही हाल था। इनएफिशिएंसीज जो थी वो हमारे यहाँ से जाती नहीं है और लूट मार का निज़ाम जो दोनों निज़ामों में जारी रहा। तो हमने ना उस निज़ाम को सही अपनाया ना उसको सही अपनाया, और इसी लिहाज से मैं कहता हूँ ये तो क्रोनी कैपिटलिज्म में भी अब यही हो रहा है कि इसका मुनाफा जो है वो कार्टल्स कमा रहे हैं, बड़े बड़े जो यहाँ सरमाएदार हैं वो कमा रहे हैं। इवन जो ट्रेडर्स हैं वो भी अपने टैक्सेस सारे पास ऑन कर देते हैं। और इस बजट में भी आपने देखा कि फाइनेंस बिल के ज़रिए उनके ऊपर तो उन्होंने एक फ़िक्स टैक्स लगा दिया है और वो ज़ाहिर है बड़ी आसानी से सब पे पास ऑन कर देंगे, उनके मुनाफे तो वही रहते हैं और आम जो हमारे अवाम है वही बस इसमें पिसते रहते हैं। महंगाई उनके लिए है, बढ़ती रहेगी, मगर इसके लिए देखें वो भी सड़कों पे नहीं आएंगे और इसी तरह से हम भी टीवी प्रोग्राम करते रहेंगे। तो ये तो इसमें हमारी जो स्ट्रक्चर है रियासत का उसमें ये इनबिल्ट है ये चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा इकराम से दोनों से सवाल है। आप कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी, मुझे ऐसे लग रहा है बादिउल नज़र में जो IPP के मुआहदे किए गए वो गलत किए गए, बिजली चोरी हो रही है वो हुकूमतें रोकने में नाकाम रही है, बुनियादी राइट्स जो अवाम के थे, तालीम ये नहीं हमें दे सके, माजी के जितने भी हुक्मरान हैं सेहत ये नहीं दे सके, इंसाफ दे नहीं सके, तो ये कितनी देर और मुल्क चलेगा? मुझे तो लगता है लोगों के गले तक ये चीज़ें आ गई हैं, इनकी नाअहली और इनकी चंद लोगों की करप्शन और शराफिया की जो ऊपर रहती है हमेशा हम पे मुसल्लत। जी फारूक सलीम साहब पहले आप फरमा दें। जी
देखिए, इस वक्त मेरे नजरिए में जो रियासत पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा बोझ है वो हुकूमत पाकिस्तान खुद से है। वो बिजली में नुकसान कर रही है। अभी आपने कहा कि गर्दिशी कर्जाजात कोई 250 और 250 अरब पे पहुंच गए हैं। इसी तरह कोई $4 बिलियन की जो है वो नेचुरल गैस जो इस मुल्क में है उसको हम UFG कह देते हैं, लेकिन वो आसान अल्फाज में तो वो चोरी हो जाती है। इसी तरह कमोडिटीज ऑपरेशन जो गंदम खरीदती है हुकूमत और उसमें कोई 800 बिलियन का नुकसान कर देती है। फिर वो कोई 195 रियासती इदारे हैं जिनको हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं, कोई 2000 अरब का कर्जा वो इकट्ठा कर चुके हुए हैं। तो पाकिस्तान के वसाइल तो बड़े वसी हैं। जितने मैंने आपको नुकसानात गिना दिए, आप सोचिए कि एक रियासत इतने सालों से इतने बड़े बड़े नुकसानात करती चली जा रही है, इसका मतलब कि वसाइल बहुत हैं उस रियासत के पास। अब हमें सोचना ये है कि हल क्या है इन सब चीजों का। देखिए, मैं तीन क्रॉप्स आपके सामने रख देता हूँ। एक गंदम की क्रॉप है, एक गन्ने की क्रॉप है और एक चावल की क्रॉप। आप देखिए कि गन्ने की क्रॉप में और गंदम की क्रॉप में हुकूमत इंटरवीन करती है, उसकी सपोर्ट प्राइस लगाती है, लोगों को लाइसेंसेस देती है कि कौन शुगर मिल बना सकता है, कौन नहीं बना सकता। हमेशा हमारे यहाँ गंदम की कीमत और चीनी की कीमत में एक बड़ा प्रॉब्लम और स्यापा रहता है। कभी किल्लत हो जाती है, कभी कीमतें आसमान से बात करने लगती हैं। चावल की फसल में आप 10-15 साल से सोच लीजिए, ना तो कभी पाकिस्तान में कभी किल्लत हुई है और हम सालाना $2-2.5 बिलियन के चावल जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं और चावल की फसल में हुकूमत किसी किस्म का कोई रोल प्ले नहीं करती। तो नतीजा ये है कि किसी भी सेक्टर में जिसमें हुकूमत पाकिस्तान घुस जाती है, उस सेक्टर का वो बेड़ा गर्क कर देती है। वहां पे किल्लत भी आ जाती है और वहां पे चीजों की कीमत भी बढ़ जाती है। तो खुदाया इसका तरीकाकार बड़ा आसान है, जिसको हम डीरेगुलेशन कहते हैं, कि हुकूमत जो है वो हुक्मरानी करे, वो बिजनेस ना करे। जी मलिक साहब, आप अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा तो अभी आपसे यही सवाल होगा कि मैं अभी एक डाटा पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के तकरीबन 40,000 डॉक्टर जो है ना हमने बाहर भेज दिए। तो मतलब पढ़ते हमारे मेडिकल कॉलेज से, मैं कोई लड़ नहीं रहा, मैं तो एक मजबूरी तौर पर सवाल करना चाह रहा हूँ। 40,000 मेरे बच्चे जो यहाँ पढ़ के गए वो खिदमत कर रहे हैं गोरों की, वहाँ पे चले गए क्योंकि वो पैसे भी भेजते हैं। अब इस वक्त 60,000 पाकिस्तान का इंजीनियर बेरोज़गार है। ये जो बेरोज़गारी है और ये जो नया ट्रेंड आया पाकिस्तानी जो बाहर चले जा रहे हैं बेस्ट ब्रेन, इसका माशियत पर क्या हमारी असर पड़ता है? जी डॉक्टर इकराम, पहले आप बता दीजिए। जी, ज़ाहिर है कि इसका मईशत पे तो बहुत मनफी असर पड़ता है, मगर देखने की बात यह है कि रियासत पाकिस्तान के अंदर जो हमारे नौकरशाही है उसकी तो तनख्वाहें अच्छी हैं, अभी भी उसकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं। उनके परक्विजिट देखें, वो सब चीज़ें फ्री लेते हैं। एक तरफ उन्होंने कहा हुआ है कि जी हमें गाड़ियों का मोनेटाइज कर दें, फिर वो गाड़ियों का अलाउंस भी लेते हैं और गाड़ियाँ भी इस्तेमाल करते हैं। जो टैक्स आप और हम देते हैं उसके ऊपर से वो उसकी ऊपर याशिया भी करते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान चलाते कौन लोग हैं? ज़ाहिर है कि हमारी जो सियासतदान हैं और जो हमारे अफसरान हैं, इन्हीं के सर पे तो अगर ये सारी इनएफिशिएंसीज जो हैं, ये सारी जो करप्शन की दास्तानें हैं, ये तो इन्हीं लोगों से जुड़ी हुई हैं। आम आवाम की तो कोई आवाज़ उसमें है ही नहीं। अब ये जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ लोग पढ़ के क्या नौकरी करेंगे? ज़ाहिर है कि नौकरियाँ कोई नहीं। आपने कौन से पब्लिक सेक्टर में अस्पताल जो बनाए उनकी हालत देखें, सारा हेल्थ सेक्टर तो प्राइवेटाइज़ कर दिया गया है। और जहाँ पे आप देख लें कि नीचे तबके के जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों का आप तनासब देख लें महंगाई से, तो जानबूझ के एक ऐसी सोसाइटी रखी गई है जिसमें कि एक ख़ास तबके को तो फ़ायदा रहे, ऊपर चंद अफसर जो हैं आप उनकी पेंशन्स देख लें। आप पेंशन्स जो वो लेते हैं फॉर लाइफ, उसकी भी कोई टैक्सेशन नहीं, अनफंडेड होती है। पेंशन बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक मसला है कि जो पेंशन हम इस वक्त देख रहे हैं वो कहाँ से आ रही है। सब आप सिर्फ डेट सर्विस को देख लीजिए। पाकिस्तान की रियासत के सबसे बड़े मसाइल में क्या चीज़ आपको नज़र आएगी कि सबसे बड़ा हमारा ख़र्चा जो है अब वो 4,000 तकरीबन अरब तक पहुंच गया है, सूद का ख़र्चा जो है। उसके बाद फिर रियासत पाकिस्तान के पास, सूबों को देने के पास अपने जो रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू है वसाइल क्या बचता है उनके पास? वो सब तो सारी चीज़ें आप इवन तो आपका डिफेंस भी अब जो है बड़ी हद तक जो है वो कर्ज़े पे चल रहा है। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन कर्ज़े पे चल रही है और आपके दफ़ा कर्ज़े पे चल रहा है, बाकी सारे हेल्थ सब एजुकेशन के सब एक्सपेंसेस जो हैं अगर कर्जा जात पे ही चलने हैं और सूबों को देने के बाद वफाक के पास कुछ नहीं रहना है, तो इससे तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हम वसाइल हासिल कर रहे हैं उससे तो हमारे बुनियादी अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। हम तो कर्ज़ों के ऊपर ज़िंदा हैं और ये अपने वसाइल की तो कोई बात नहीं, अपने वसाइल को तो हम आगे ला ही नहीं रहे हैं। और हमारे ख़र्चों की ये हालत है कि हम वो खर्चे कर रहे हैं जिससे आगे जाकर मुल्क को कोई फ़ायदा ही नहीं होने वाला है। अब आप
चाहे वो पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो आपके सर्कुलर डेट में, ये तो वो खर्चा है कि आप वो नुकसान किए चले जा रहे हैं जो हमेशा होता रहेगा। हमने कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर में चीज़ें कर्जे लेकर भी नहीं बनाई जिनसे हमें कोई आमदनी होती, आम लोग की ज़िंदगी में कोई फ़ायदा होता। ये डॉक्टर पढ़ के बाहर नहीं जाएंगे तो बेचारे यहाँ क्या करेंगे, उनके लिए तो यहाँ कोई ज़िंदगी नहीं है। डी रेगुलेट करने की हम बातें तो बड़ी करते हैं, 3 सेक्टर डी रेगुलेट हुए, इन तीनों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। और जो आपका ये हाउसिंग का माफिया था, अब तो ये आपकी सेनेट को भी ओन करता है और आपकी पार्लियामेंट को भी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर है यहाँ डोनर और लैंडर्स के ही पॉलिसीज़ के, अब पहले लीड कैप्चर था, पॉलिसी कैप्चर भी है। ये मंत्रा उन्हीं की तरफ से हमें दिया जाता है कि जी पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है, अगर आपको यहाँ से निकलना है तो आप ये डी रेगुलेट करें। अब अगर हम यही पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन चाइना में देखें तो प्राइवेट पब्लिक में बड़ी अच्छी चली, पब्लिक भी बड़ी अच्छी चली, फिर जब उन्होंने उसको थोड़ा खोला बहुत अच्छी चली। हमारे यहाँ भी ये एक ज़माने में अच्छी चलती थी, मगर ये सारी बात है कि जब रियासत अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पूरी करने को तैयार नहीं है और वो ये डी रेगुलेशन के नाम पर चंद लोगों के हाथ में मोनोपोलीज बनाना चाहती है, उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है, तो जाहिर है फिर उसका अंजाम तो यही होना था जो अब हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही तरफ आपने इशारा किया है कि दरअसल मैं तो इस बात का बिल्कुल कायल हूँ और बार बार कहता हूँ कि दरअसल इस मईशत का ढांचा ही ऐसा है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो शराफिया को फ़ायदा देता है और आवाम के लिए उसमें कुछ नहीं है। ये वो इंसानी तरक्की का ख्वाब नहीं दिखाता है जिसमें जब माशरा तरक्की करता है तो उसका फ़ायदा जो है वो सारे माशरे के अफराद को होता है, जिसे हम इकनॉमी की टर्म में इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। ये तो सिर्फ उस डेवलपमेंट की बात, मॉडल की बात कर रहा है जो डेवलपमेंट के नाम पे धब्बा है। वो डेवलपमेंट तो चंद लोगों के लिए डेवलपमेंट है, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है, वो आवाम के लिए कोई तरक्की नहीं है। और उसके अंदर जो भी हमने ये देखा 75 साल में पाकिस्तान की तारीख में जो हुआ है वो यही हुआ है। यहाँ फ्यूडल्स ने और फिर जो सरमायादार भी, उनको परमिट्स दे के बनाया गया और उनको ख़ास ज़मीनें दी गई कि जी आप यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाएं, तो वो भी यहाँ का एक डॉक्टर साहब आपने बड़ी हमें एनलाइटन कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बातें, और हमने आज बड़े तफसीला, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, डॉक्टर इकराम उल हक साहब। नाज़रीन, हमने इसके जो कोशिश की कि जो रियल असल इश्यूज़ हैं उन पर बात करें। एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ खबरें और हैं वो डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ बदर खुशनूर साहब हैं जो कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन को जो है वो हेड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी। ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे मेरे ख्याल में इंडिया का ज़्यादातर जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो इसी में से आता है। क्या अब हम टेक ऑफ करने की पोजीशन में हैं बदर साहब? और हमारे यहाँ भी बड़ा टैलेंट है, क्या हम ये जो हमारे इकनॉमिक वोज हैं इससे निकल सकते हैं अगर हम इस तरफ दें, या हमने ट्रेन मिस कर दी? अब बदर खुशनूर साहब। जी बहुत शुक्रिया सर। हमने ट्रेन मिस नहीं की, पहली बात, मगर हम ट्रेन मिस कर जाएंगे अगर हमने अपनी पॉलिसी में वो चेंजेस ना लाए जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। इस वक्त हुकूमती इदारों को हम बार बार समझा रहे हैं, और आप अगर देखेंगे डेटा तो पिछले क्वार्टर में, पिछले मंथ में गिरना शुरू हो गई एक्सपोर्ट, क्योंकि पॉलिसी की जो रिकमेंडेशंस थी वो पूरी नहीं हो रही। पॉलिसी में कंटिन्यूटी नहीं है, हम पॉलिसी को बार बार चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में ट्रस्ट नहीं रह रहा। ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से लोग, क्योंकि जो एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज, उनके लिए कोई चीज और वापस लाने का मसला नहीं है, वो डॉलर बाहर पार्क कर देते हैं। जब वो बाहर पार्क करते हैं तो पाकिस्तान एज ए कंट्री, हम एज ए मुल्क नुकसान में चले जाते हैं। और वो यही हो रहा है कि लोगों ने इंस्टेबिलिटी की वजह से पॉलिटिकल, और उसके बाद पॉलिसी की कंटिन्यूटी ना होने की वजह से बाहर पार्क करने शुरू कर दिए डॉलर। तो टैलेंट है, मगर टैलेंट को पॉलिश करने की भी जरूरत है। आप ये कह रहे हैं कि पैसा आप यहाँ से कमाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो पैसा यहाँ आने की बजाय वो बाहर ही रख देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही समझा। ये इसलिए हो रहा है कि हुकूमती पॉलिसियां ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हम ये एक्सपोर्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, खाली बढ़ा नहीं सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स बढ़ा सकते हैं अगर हम टैलेंट को पॉलिश कर लें। तो सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों तरफ हमारे लिए हुकूमती मसाइल हैं। हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक नहीं है। आप इसमें क्या समझते हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए कि जिस तरह भारत ने आईटी में कैप्चर कर लिया पूरी दुनिया को, पाकिस्तान क्यों नहीं आगे जा सकता? और आप हुकूमत से क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए करे कि आईटी हमारी आगे ग्रो करे? जरा बिल्कुल जी, हम बार बार हुकूमत को, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी हमारे साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, हर किसी को बार बार, हम प्राइम मिनिस्टर साहब को भी खास तौर पर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सिर्फ पॉलिसी की कंटिन्यूटी रहने दें। हम कोई खास इंसेंटिव नहीं मांग रहे,
हमारी इंडस्ट्री बगैर इंसेंटिव के सिर्फ एक हमें बेनिफिट था टैक्स एग्जेम्पशन का, उसको कंटिन्यू रहने दें ताकि फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप्स और कंपनियां, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो अपना एक्सपोर्ट आईटी सर्विसेज की कंटिन्यू कर सकें और वो बाहर पैसे पार्क करने के बजाय पाकिस्तान में लाने उनके लिए आसान हो, इंसेंटिव हो कि वो यहाँ लाएं, यहाँ पार्क करें पैसे और यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट है और हमारी बाकी सब छोटी छोटी बातें हैं। हमारा जी, मैं ये बताऊं आपको कि हम 15-20 अरब रुपए लगा के 200-400 अरब रुपए डॉलरों में कमा सकते हैं मुल्क के लिए। सो हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी डॉलर। हम इस वक्त सिर्फ अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट चाहिए। अच्छी बात आपने की कि हमें किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा आपसे सवाल ये है, कुछ एक्सपर्ट कहते हैं जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है ये ओ लेवल में इंग्लिश स्पीकिंग सिर्फ अच्छे बच्चे पैदा करके अमेरिका को भेज देता है। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंटरनेशनल क्वालिटी के हम स्किल्ड लोग ही पैदा नहीं कर सकते। हमारे पास वो आईटी की वो खेप ही नहीं है, वो फसल ही नहीं है जहाँ से ये इंडिया के स्टैंडर्ड के हम इंजीनियर्स बनाएं। हो राइट आए हैं जी। सो थोड़ा सा ये ठीक है, मगर ये बिल्कुल आसानी से ठीक हो सकता है। हमें देखें, याद रखें, आप इसको अगर गाड़ी की तरह देखें या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तरह देखें तो हमें खाली इंजीनियर नहीं चाहिए, हमें मैकेनिक भी चाहिए, डिजाइनर भी चाहिए, हमें पेंटर भी चाहिए, हमें मैकेनिक, हर तरह के लोग चाहिए। तो इसलिए हमें खाली इंजीनियर नहीं चाहिए। इंजीनियर जरूर अच्छे बनते हैं हमारे यहाँ, उतनी क्वांटिटी में नहीं बन रहे, हमें बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत है। हमें इस वक्त साल के 40 से 60 हजार नया बच्चा चाहिए जो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस हो रहा हो और एम्प्लॉयबल हो, जो नौकरी पे आते ही प्रोडक्टिव एसेट बन जाए। अभी सिर्फ 25 से 35 हजार ग्रेजुएट करते हैं कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के बच्चे, उनमें से सिर्फ 10%, 2.5 से 3 हजार बच्चा या मैक्सिमम 5 हजार बच्चा एम्प्लॉयबल है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको ठीक करने की जरूरत है। करिकुलम भी ठीक होने की जरूरत है, फैकल्टी को भी ठीक करने की जरूरत है। फैकल्टी की यहाँ मेरा एक सवाल है, ये बताएं कि ये हम इतनी फीसें देते हैं बच्चों की और ये बहुत ही प्राइवेट सेक्टर में बड़े खूबसूरत बिल्डिंगें, यूनिवर्सिटियां बन गई हैं, तो ये किस किस्म के बच्चे कि जितने 35-40 हजार में से सिर्फ 3 हजार हैं जिन्हें काम आता है, तो यहाँ पढ़ाते क्या है ये यहाँ इनको? जी, ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों का ज्यादा मसला है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि वो बाहर उनको फॉरेन स्कॉलरशिप मिल जाते हैं और फिर वो बाहर बड़ी कंपनियों में लाइक गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट में उनको नौकरियां भी मिल जाती हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर हमारा है उसको बहुत जल्दी ठीक होने की जरूरत है और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में करिकुलम भी बहुत आउटडेटेड है। फैकल्टी की ट्रेनिंग की रीट्रेनिंग और अपस्किलिंग की जरूरत है और साथ ही हमें अपनी जो फैकल्टी की प्रमोशन का क्राइटेरिया है वो बड़ा ओल्ड स्कूल रिसर्च बेस्ड है, उसको इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। तो एचईसी को बहुत जल्दी इस पे काम करने की जरूरत है। हम बार बार मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ मिलकर इस पे उनको रिक्वेस्ट कर चुके हैं और बल्कि इसको बाईपास करने के लिए अब मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने एक नए प्रोजेक्ट शुरू किया बूट कैंप्स का, ताकि वो लोग जो ग्रेजुएट कर गए हैं मगर नौकरियां नहीं मिल रही और उनको हम अपस्किल कर रहे हैं और इस वक्त 4000 बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है जिनको हम अगले 6 महीने में अब जल्दी से इंडस्ट्री में ला सकेंगे। मगर ये एचईसी को और बाकी एजुकेशन के जो मिनिस्ट्री है उनको देखने की जरूरत है बहुत ज्यादा खास। बदर साहब, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ, 60,000 पाकिस्तानी इंजीनियर बेरोजगार है। इस कल्चर में कोई फर्दर इंजीनियर बनना चाहेगा, आईटी पढ़ेगा कि मैं उसको जब नजर आएगा 60,000 बेरोजगार बैठे तो आप फर्दर क्यों पैदा करना चाह रहे हैं? जी, वो हम जब 1990 का उनको करिकुलम पढ़ाएंगे, 1980 की दिहाई की उनको हम टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे, जो अब 2022 में जो नई टेक्नोलॉजी आती है उस पर हुकूमत उसको बंद करने के लिए तैयार बैठी है। हम क्रिप्टो को बंद कर देते हैं, हम टिकटॉक को बंद कर देते हैं, हमने यूट्यूब को 3 साल बंद रखा। हमें समझने की जरूरत है कि हमें पॉलिसीज और लॉज को इम्प्रूव करना है ताकि हम इन नई टेक्नोलॉजियों को समझ भी सकें और इनके जो बुरे असरात हैं उनको काउंटर भी कर सकें। मगर हम हर दफा टेक्नोलॉजी बंद करते हैं तो बच्चे डिस्करेज होते हैं, इसीलिए हम करिकुलम भी नहीं अपडेट करते। तो हमें ये सब चीजें एक पूरे वैल्यू चेन को और ये रिसर्च करके हमने पूरी बना के सिफारिशात, गुजारिशात हर मिनिस्ट्री को जमा करा दी हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर हैं, हर जगह पहुंची हुई हैं। अच्छा, बदर ये बताइए, वो तो ठीक है, ये बताइए कि यूईटी है या कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, दुनिया की जो 500 बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें से मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, मैंने रिसेंटली रेटिंग नहीं देखी, तो यूईटी और ये कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल में हमारी बेस्ट है, या फिर हमारी जो एनडीयू है वो उसकी कोई रेटिंग है। तो ये तो पब्लिक सेक्टर में जो हमारी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। सर, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के बच्चे बहुत अच्छे निकल रहे हैं पब्लिक सेक्टर में भी।
जनरली मैं बात कर रहा हूँ, जो टॉप के बच्चे होते हैं उनको नौकरियां भी मिल जाती हैं, सब कुछ है। मगर आप देखें, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक लड़की है, उसने सिविल इंजीनियरिंग की है। अब सिविल या इंजीनियरिंग करके ना उसको ऑन साइट जॉब मिलनी है, मगर वो उसको इजाजत नहीं मिली कि वो कहीं साइट पे जाके काम कर सके। मगर वही इंजीनियर लड़की को आप अगर जरा सा अपस्किल कर दें, थोड़ा सा उसको ट्वीक कर दें और उसको कंप्यूटर स्किल्स सिखा दें, तो फॉरेन कंप्यूटर स्किल्स समझ लेंगे। उसकी मैथ्स भी अच्छी है, उसकी फिजिक्स भी अच्छी है, उसको सब कुछ फंडामेंटल्स पता है। उसको अपस्किल करना है जरा सा और वो कंप्यूटर में रेडी हो जाएगी, घर बैठ के कंप्यूटर पर काम कर सकती है और प्रोडक्टिव एसेट बन जाएगी इकोनॉमी का। अब ये वो चीजें जो जिसकी वजह से लोग पढ़ लेते हैं मगर नौकरियों पे मैच मेकिंग नहीं हो रही सही। और कंप्यूटर्स में और डिजिटल में आप देखें फ्रीलांसिंग इसीलिए बहुत ज्यादा है कि अच्छा, ये बदर बताएं कि हमारे यहाँ कितना, अगर इंडिया 160 बिलियन डॉलर बना रहा है, हम अगर इंसान बन जाए, माफी चाहता हूं, या हम जिस वो बातें कर लें जो आप कह रहे हैं, तो हम कितने बिलियन डॉलर जो है वो कमा सकते हैं जो चंद मिलियन के लिए गली गली धक्के खा रहे हैं? सर, अगर इन लेटर इन स्पिरिट सही तरह कर लें तो हम 2030 तक आराम से 10-15 अरब डॉलर कर सकते हैं। और बहुत जल्दी, हम इस वक्त 2.1 बिलियन डॉलर्स पे हैं, 2 अरब डॉलर पर हैं, हम आराम से 3-4-5 अरब तो आराम से कर सकते हैं। तो हम एकदम इकोनॉमी में जल्द से जल्द डॉलर ला सकते हैं, और ना सिर्फ डॉलर लाएंगे, दूसरे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, तो इकोनॉमी का फायदा ही फायदा। एक और लास्ट बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताऊं सर, इसमें ये वाहिद इंडस्ट्री है जो ट्रेड सरप्लस है सर्विस इंडस्ट्री में। इसका मतलब हमने कुछ इंपोर्ट नहीं करना, हमारा रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट यूथ है वो अवेलेबल है पाकिस्तान में, रोल रहा है, बल्कि उसको सिर्फ हमने गाइडेंस देनी है और उसको सही डायरेक्शन में लाना है। दूसरा, हमें लैपटॉप चाहिए, उस पर भी ड्यूटी लगा दी है, उस पर भी कस्टम ड्यूटी है, उस पर भी जीएसटी लगा दी है। हम कहते हैं कि लैपटॉप एक प्रोडक्टिव एसेट है, जिसको लैपटॉप और कंप्यूटर मिलता है, वो काम करता है और डॉलर लेकर आता है। उसके ऊपर से ड्यूटियां और वो खत्म करें, बल्कि उसको सब्सिडाइज करें, उसको लोगों को आसानी पैदा करें कि वो डिवाइसेस ले सकें, ताकि जितनी अच्छी डिवाइस होगी उतना अच्छा लोग काम करेंगे, उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, उतने ज्यादा डॉलर भी आएंगे, इकोनॉमी बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया बदर खुशनूद साहब, आपने हमें, बड़ी साहब थोड़ा सा वक्त है, मैं आपका थोड़ा इनपुट चाहता हूँ यार, कितने काम है जो हो सकते हैं और ये कौन से काम है जो हम कर रहे हैं, किधर लगे हुए हैं हम? ये हमारे आईटी के जो बदर एक्सपर्ट हैं डॉक्टर इकराम साहब, सलीम साहब, मुझे तो ऐसे लग रहा है हम पर जो मुसल्लत होते हैं हुक्मरान, वही जिम्मेदार हैं। हर चीज़ हमें बेहतरी की तरफ ले जा सकती है, उसकी नीयत, विल और कोशिश चाहिए। लेकिन जब हुक्मरान जो मुसल्लत होते हैं वो सिर्फ अपनी ज़ात को प्रेफर करे, अपने ख़ानदान के अरबों खरबों में बाहर बनाना चाहे, तो फिर 22 करोड़ अवाम की हक तलफी पे क्या रोना। अल्लाह करे कि इस मुल्क को कोई अच्छे हुक्मरान मिले। मैं तो जितनी तीनों माहिरीन की बात सुनाऊँ कि इकॉनमी बाहर से तबाह नहीं हुई, अंदर से इसको अपने पाँव पे खड़े नहीं होने दिया जा रहा पाकिस्तान को। अच्छा, अब मलिक साहब, यानी एक तो आपने इस नौजवान को देखा जी 13 बिलियन डॉलर तक हम जा सकते हैं। पिछले दिनों हमने एक और स्टोरी की कि 16 बिलियन डॉलर की अगर गाड़ियाँ पाकिस्तानी चाइना जापान से जो हैं अफ्रीका में बेचते हैं, और यहाँ पे जो बताया गया कि जनाब जो हमारे वज़ीर बहुत आला थे माशाल्लाह, क्या नाम उनका, रज़ाक दाऊद साहब, वो फाइल उनके पास ही पड़ी रही। वो कहते हैं कि 16 बिलियन डॉलर का पोटेंशियल था, वो पाकिस्तानी है जो वहाँ से माल कमा के जापान को दे रहे हैं। तो ये क्या है, इनका क्या मसला है? भाई साहब, मैं थोड़ा सा हट के जवाब दूंगा। मैं समझता हूँ, मैं माहिर तो नहीं हूँ, मगर ये मेरी फीलिंग है। मैं कोई 30 साल से ज़्यादा मीडिया में हूँ, मुझे जितने भी साथीज़ा मिले हैं, सीनियर मिले हैं, और जो मैंने डिस्कशन देखी है, वो सबसे बड़ा जर्नलिस्ट हुआ है जो ये खबर दी है हुकूमत कब जा रही है। मैं आपको बिल्कुल अपना ज़िंदगी के 30 साल आपको मैंने बयान कर दी। तो जिस मुल्क में जब आप सियासी इस्तेकाम नहीं लाएंगे तो किसी सूरत माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। आपकी ना कोई पॉलिसी होगी। ये आप तीनों बैठे हैं, एक तजर्बाकार लोग हैं यहाँ। मुझे बता दें, आपका जो सियासी कल्चर है उसमें हर वक्त एक ही मसला रहता है, ये हुकूमत जा कब रही है और नहीं आ कब रही है। आप सियासी इस्तेकाम करेंगे तो फिर आगे गाड़ी चलेगी, नहीं तो टॉक शो। बड़ी साहब, आपसे सवाल ये जो बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, मगर दूसरा हमारा ये भी तो मसला है ना कि हमारा नाम जो है तफ्तीशों से कैसे निकलेगा, साढ़े तक पर्चे किमें ख़त्म होंगे, अगर इसी में हमारे हुक्मरान मसरूफ़ रहेंगे। देखिए, जब आपके हुक्मरान जो भी आए, मुल्क की बेहतरी की बजाय, पाकिस्तान की बेहतरी की बजाय, अवाम की बेहतरी, अपने ख़ानदान के लिए काम करें। तमाम वसाइल, अकल, दानिश उनकी अपनी स्टील मिलें, उनके अपने कारोबार खरबों रुपये मल्टीप्लाई कर जाएँ, और पाकिस्तान के अदारे इज़ लाइक स्टील मिल, PIA, रेलवे दिवालिया वापडा होने के करीब हो, तो फिर आपको अपनी शराब मुझे शार्प क्लोजिंग करनी पड़ रही है। बड़ी साहब अच्छी बात कर रहे थे, मगर यहाँ हर दर्द की दवा है। जो डॉक्टर बैठे हुए हैं जो सारे अताई हैं, और बड़ी साहब ठीक कहते हैं, वो अपनी जेब का और अपने बच्चों का और अपनी प्रॉपर्टियों का सोचते हैं। इससे निकलेंगे तो कुछ बनेगा, वरना क्या बनना है। इजाज़त दें, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।